बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स की कमी है, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। नाज़रीन, मैं बात करूँ आज हम, क्योंकि हमारे शो का मकसद है टैलेंट को प्रमोट करना, आवाम के इशूज़ से बात करना। हम अवामी इशूज़ से बात करते हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला कराची के इशूज़ को हम हाईलाइट करते हैं, आला हुकाम तक उनकी आवाज़ें पहुँचाते हैं। इसी तरह आज जो है हमारे पास भी स्टूडियो में एक ऐसे गेस्ट, एक 10 साल का बच्चा जिसमें टैलेंट की कमी नहीं है। आप उससे किसी भी जो है, चाहे मैं गाड़ी की बात करूँ, किसी जानवर की बात करूँ, या किसी भी पॉलिटिशियन की, वो जो है वो आवाज़ जो है बहुत ही बाखूबी तरीके से वो निकालते हैं और उन पे बात करते हैं। साथ ही साथ आज हम सियासत पे बात करेंगे कि कराची की सूरत हाल क्या है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से कराची की सूरत हाल जो है डिस्टर्ब रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। शुक्र है अल्लाह का, आज जाके जो है उनके जो लवाहिकीन है वो उनकी डेड बॉडीज़ को उनकी तदफीन करेंगे, और अल्लाह ताला उनको भी सब्र अता करे। मेरी दुआएं, हम सबकी दुआएं हैं। आज हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल पे। हमारे साथ मौजूद है नईम अवान पीपी से उनका ताल्लुक़ है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में। नईम अवान साहब, सियासत में कब आए? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। सियासत में मैं समझता ही हूँ, जब आँख खुली थी और आँख खुलते ही जो है वो अपने बड़ों को देखा और बड़ों के साथ चलते चलते अब अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि इस वक्त तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 14 साल से तकरीबन ज़्यादा अरसा हो गया है प्रैक्टिकल सियासत के अंदर। अच्छा, बाकी ज़बरदस्त। चीज़ें जो सीखने को जब टाइम मिला तो सीखने के अंदर फिर जो है वो कॉलेज टाइम से जो है वो सियासत को जो है कोशिश की कि जो हमारी यूनियंस थी उनके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस करें और यूनियंस को अच्छे तरीके से प्रमोट करें। फिर यूनिवर्सिटीज़ की तालीम के ऊपर गए तो वहाँ भी हमने तलबा के साथ जो है वो बैठ बैठ के उनके साथ भी काफ़ी हद तक वर्क किया। फिर ऑफिशियली तौर पर पॉलिटिक्स को जो है जब ज्वाइन किया तो बेहतरीन जमात का इंतखब करना था, अच्छी जमात का इंतखब करना था और ख़िदमत भी करनी थी, क्योंकि सियासत जो है बेसिकली इबादत का नाम है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने पीपी का ही इंतखाब क्यों किया? पीपी को ही क्यों पसंद किया? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तोहील दास्तान है, एक तोहील हिस्ट्री है। और हिस्ट्री को अगर मैं बताऊं तो क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो है वो मिशन जो संभाला वो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने संभाला। और उसके बाद मैं अगर बात करूं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, फिर इसी तरीके से आसिफ रज़ादारी पे ज़िम्मेदारी आई। बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त वो ज़िम्मेदारी जो मिशन था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो उनकी वालदा का, उस मिशन को निभाते हुए जो है वो अब तक अपना काम कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं समझता ही हूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी है जिसकी दास्तान है और अगर जमहूरियत की कोई बात करती है, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती है, रूल ऑफ लॉ की बात करती है, आइन की बात करती है, तो पाकिस्तान में इससे कोई बेस्ट जमात ना थी, ना मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी तीसरी कोई जमात होगी। ठीक है सर। कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? कराची की जो सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार, क्योंकि मैं जब छोटा था और जब पैदा हुआ था 1982 मेरी खुद साल है पैदाइश का। 1988 में मेरे बड़ों ने मुझे कहा कि पड़ोस में कुछ लोग आए, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी कौम है, आप जाओ उनके पास कुछ सीखो। और मैंने बड़ी सारी चीज़ें ट्यूशन में सीखी भी, लेकिन बदकिस्मती रही उस कौम के हाथ में कलम लेके हाथ में कलाशनकोव दी। कराची में 35 साल से एक जमात काबिज थी, मैं समझता ही हूँ। और पाकिस्तान में और कराची के जो लोग हैं वो समझते हैं कि अगर उसकी ज़िम्मेदार है कराची की तो वो जमात ज़िम्मेदार है, जिसने जो है वो हमेशा इलेक्शन के अंदर जैसे वो इलेक्शन जो है वो कास्ट कराते थे, और इलेक्शन के अंदर मेरे जैसा आदमी या नॉर्मल कोई आदमी या कोई बिजनेसमैन अगर कोई इलेक्शन में वोट कास्ट करने जाता था तो उसको कहते थे आपके वोट डल गए, आप आगे चले जाएं। तो कराची में वो पॉलिटिक्स रही है और मैं समझता ही हूँ कि उसकी ज़िम्मेदार कराची के अंदर वही जमात है। और अब क्या आपको लगता है कि आज तक वही पोजीशन है? देखिए, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि क्योंकि नेशनल इलेक्शन प्लान जब स्टार्ट हुआ तो उस वक्त नेशनल इलेक्शन प्लान को जो लीड कर रहे थे सिंध से, वो हमारे वज़ीर आला थे। और वज़ीर आला और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारी हुकूमत है, और हुकूमत में बैठे हुए जो हमारे जो टाइकून्स हैं, हमारे जो सूबे को जो लोग ऑपरेट करते हैं, तो मुश्तरका तौर पे एक प्लान तरतीब दिया था कराची के अंदर कि वो जिनके जिनकी सियासी विंग्स हैं पार्टियों के अंदर, उनको ख़त्म किया जाए। तो नेशनल इलेक्शन प्लान के अंदर कम से कम ये हुआ कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के अंदर कराची में एक जमात जो 35 साल से कराची को यरगमाल बनाया हुआ था, किडनैप किया हुआ था,
कराची वाले कम से कम आज़ाद हुए और कराची ने उनको वोट न दे के साबित किया कि अब कलेक्शन ऑफ कल्चर नहीं चलेगा। अब अगर कल्चर चलेगा तो यहाँ कलम कल्चर चलेगा और यहाँ सियासत होगी तो इबादत होगी, नहीं तो वरना किसी को यह जगह नहीं दी जाएगी। तो पीपल्स पार्टी ने कौन सा कल्चर दिया है आवाम को कराची के लिए, क्या नई चीज़ें लेकर आई है? कराची की जो सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार जो है कभी जो है पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर डाला जाता है कि पीपल्स पार्टी ने कोई किसी किस्म का कोई उनको जो है चीज़ें प्रोवाइड नहीं की हैं। देखिए बात यह है कि कराची, क्योंकि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा एक वोट बैंक है, लेकिन इस वोट बैंक के अंदर अंदर मैंने कहा ना, जैसे यहाँ इलेक्शन हुआ करते थे, इलेक्शन में जैसे वोट डलवाने या डालने के लिए लोगों को जो है वो पाबंद किया जाता था कि नहीं जी आपने यहाँ इस पे आपने वोट पे जो है वो स्टैंप लगानी है। कराची के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कराची के अंदर हमारे पास सीटें नहीं रही हैं। और अगर इख्तियार की बात करूँ तो कराची के बल्दियाती एक्ट 2013 जो था उसमें ख़ास तौर पे उस जमात का और साथ में जो यहाँ और जमातें उनका एक प्रेशर था कि बल्दियाती एक्ट 2013 कराया जाए और उसमें जो इख्तियारात हैं वो मेयर कराची को दिए जाएँ। और मेयर कराची अगर बात करूँ तो फ़ारूक सत्तार के बाद मुस्तफ़ा कमाल के बाद वसीम अख्तर के पास जो है वो बल्दियाती इख्तियारात थे। और सही। बल्दियाती इख्तियारात के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मेयर कराची के पास तकरीबन 32 से तकरीबन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इतने जो है वो उसके पास चीज़ें थी जो कराची के अंदर चीज़ें जो है वो कवर करती हैं। तो ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं जैसे नालों की सफाई है कराची के अंदर, अंडर बाईपासेस हैं, जो ब्रिजेज़ हैं, इसी तरीके से रोड हैं कराची के अंदर, जो पार्क हैं कराची के अंदर, छोटे पार्क बड़े पार्क आपने देखे होंगे कि इलाकों के अंदर शारे फैसल पे ग्रीनरी की एक पट्टी चलती है बाकी, तो वो इसी तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, नाले, तो स्ट्रीट लाइट्स, ये जितनी भी जो है वो महकमे जो थे वो मेयर कराची के अंडर थे। 32 के ऊपर आपको बता रहा हूँ ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। सर, मेयर कराची का तो जहाँ तक बात है कि हमने पिछले फायर ब्रिगेड का आपने जिक्र किया, हमने इसकी बाकायदा पूरा एक प्रोग्राम किया था। लेकिन जो अभी जो सूरत हाल है कराची में, पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए आवाम को क्या डिलीवर किया, कराची के आवाम को क्या डिलीवर किया है? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो रोटी कपड़ा मकान है। अच्छा। अक्सर हम पे तनकीद होती है, मैं एक जगह बैठा भी था और वहाँ भी एक हमारी डिबेट थी, बड़े तलबात जो थे स्टूडेंट थे उनके साथ, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को क्या दिया। आप रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, हम बात करते हैं, हम साबित भी करते हैं रोटी कपड़ा मकान। मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ जो है वो मेरी खुद पैदाइश कराची से, लेकिन मेरे बड़े जो माइग्रेट करके आए वो KPK से माइग्रेट करके आए, वो यहाँ समंदर देखने नहीं आए थे, बिलीव करें, वो रोटी कपड़ा मकान की तलाश में आए थे। आज मुझे फ़ख्र जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि आज बलूचिस्तान से लोग, पंजाब से लोग, KPK से लोग जो है वो गिलगित से लोग इस कराची का सफ़र करते हैं। कराची कैपिटल है सिंध का। आज हम रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो लोग यहाँ से, कभी आपने नहीं सुना होगा कि बलूचिस्तान कोई कमाने के लिए गया हो, रोटी कपड़ा मकान की तलाश में गया हो, या नहीं सुना होगा कि पंजाब गया हो। पंजाब से तो लोग ज़रूर यहाँ आते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है, एक बड़ा कारनामा है, जो यहाँ से जो वसाइल होते हैं, जितने वसाइल हमें दिए जाते हैं उस वसाइल में रहकर, जितने हमारे पास यहाँ जो बजट दिया जाता है कराची से लेकर हम हैदराबाद पूरा नहीं कर सकते, उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैर ख्वाह, और यहाँ से लेकर हम जो है वो हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं और पूरे पाकिस्तान में खिदमत करते हैं। सर आपने ठीक कहा, जैसे आपने कहा कि अभी हमारे एक मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब आवाम जो है इन सारी बातों से जो है ना बहुत बोर हो चुकी है। ये आपका जो एक मंशूर है, क्या आवाम का इन सारी बातों से पेट भर सकता है, रोटी कपड़ा और मकान? मैं तो देख रही हूँ आजकल के जो हमारे नौजवान है, जो हमारी नई नस्ल है, वो तो अभी तक जो है वो नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस मंशूर से उनका पेट भर सकता है। देखिए एक तो कराची जो है वो आपको भी पता होगा कि कराची हब है, कराची से 72% रेवेन्यू बिल्कुल जनरेट होता ऐसी है। है। बदकिस्मती ये है कि वफाक में हुकूमत जब भी कोई आई है कराची को कभी और नहीं किया, सुतेली माँ वाला रवैया रखा है, जिसकी मिसाल मैं साबिक़ा हुकूमतों पर मैं बात करूँगा और मैं मौजूदा हुकूमत पर बात करूँगा। मिसाल में देता हूँ। सर लेकिन पहले हुकूमत तो आपकी थी ना? जी बिल्कुल, हमारी हुकूमत थी, और मैं आपको थोड़ा डिफाइन करूँ अभी की मैं सूरत हाल थोड़ा पहले करूँ, फिर मैं माजी में चला जाता हूँ। सिंध में बिल्कुल। अभी अगर मैं बात करूं 162 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया, आज कितना अरसा गुजर गया, हमें 1 रुपया नहीं दिया गया। फिर 1100 रुपये का ऐलान किया गया। बातें सुनते जाएं कराची के लिए वफाक में बैठी हुकूमत, हालांकि इस्लामाबाद में जो हुकूमत बैठती है बेसिकली वो बेरोज़गार होती है, वो वसाइल छीन लेती थी सूबों से। छीन कैसे लेती थी? 72% रेवेन्यू निकालने वाला सूबा, उनका जो बेसिक रेवेन्यू था वो निकाल के ले जाते थे इस्लामाबाद के अंदर, जी हम बढ़े तो हम सब कुछ ले लेंगे। लेकिन 18वीं तरमीम जो है वो आसिफ जरदारी ने पास करके सूबे खुद मुख्तारी देकर
जो रेवेन्यू जो सूबा निकालेगा उसका मैक्सिमम बजट जो होगा एनएफसी अवार्ड की मद के अंदर उनको मिलेगा। अब आपने की बात कि हम भी वफाक में थे, मैं आपको बताऊं हमें जब हुकूमत मिली थी ना, आप यकीन करें अभी अगर मैं हुकूमत की बात करूं और अपनी हुकूमत से बात करूं, जब हुकूमत हमें दी गई थी परवेज़ मुशर्रफ से, तो उस वक्त इस कराची के अंदर यहाँ गिनती हुआ करती थी कि आज 60 हो गए, आज 62 हो गए। गिलगित के अंदर जो हालात आज कराची से हम कोयटा में देख रहे हैं, ये हालात हमें उस वक्त तोहफे में दिए गए थे। गिलगित में हमारे अहले तशी जो भाई ज़ायरीन थे, उनको बसों से उतार के कमीज़ ऊपर करके निशाना उनको निशानगी करके उनको ज़िबा कर दिया जाता था। हमें जो हालात पाकिस्तान में मिले थे, खुदकुश हमले ऐसे होते थे जैसे शिवरात में पटाखे जो है फाड़े जाते हैं। हमें जब पाकिस्तान के हालात मिले थे तो आप समझिए कि ड्रोन इस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ ने उनको आज़ादी दी थी, ड्रोन ऐसे आते थे और वज़ीस्तान में, फिर इसी तरीके से जो है वो हमारे अफगानिस्तान के सराउंडिंग से बलूचिस्तान के अंदर, तो हमें जो हालात मिले थे कराची के अंदर, कराची से पूरे पाकिस्तान में लाइट यहाँ 18-18 घंटे नहीं होती थी। हमें जब पाकिस्तान में हालात मिले थे, यहाँ ट्रेनें 18-18 घंटे आती नहीं थी टाइम पर। जो हमें हालात मिले थे माशी हालात सूरत हाली ख़जाने खाली थे, जो था सब लपेट के ये लोग चले गए थे। हमें जो कराची के हालात मिले थे, एक ऐसी जमात को ताकत दे दी गई थी कि जिसने 12 मई कराची में कराया, जिसने अदलिया के चैम्बरों को आग लगाई, जिसने बल्दिया टाउन फैक्ट्री को आग लगाई। और कराची के अंदर बात ये कि ना उन्होंने पार्क छोड़े, ना कराची में उन्होंने अस्पताल छोड़े। तो हमें पाकिस्तान के अंदर वो हालात मिले थे, लेकिन हम रोए नहीं। हमने जो है वो मुल्क के हालात में रहते हुए, उस माशी हालात में रहते हुए इस बात की पाकिस्तान की कौम गवाह है, उस वक्त भी हमने तनख्वाहें लोगों की 60% हमने डबल की थी। ऐसे माशी हालात के अंदर जो पेंशन होल्डर थे, हमने 50% उनकी पेंशन डबल की थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा लेकर आऊँ मौजूदा हुकूमत में, खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूँ ये हालात उनको नहीं मिले जो हालात हमें मिले थे। अगर इनको ये हालात मिलते हैं ना, तो ये देख लें 6 दिन से 7 दिन से दिया हुआ धरना इनसे संभाला नहीं जा रहा था। हमारे दौर में तो बात ये है कि धरने ऐसे दिए जाते थे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि साबका हुकूमतें चोर थी, साबका हुकूमतों ने चोरी की। हालांकि हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा जो है वो एक मंसूबा साज लोगों ने, फैसला साज लोगों ने जो कुछ हमारे साथ किया, मुहतरमा बेनज़ीर शहीद को शहीद कर दिया गया, तो हमने ये कहा कि हमने अल्लाह पे छोड़ा और पाकिस्तान खपे का नारा लगा के पाकिस्तान की खिदमत की। सही सर, लेकिन जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उन उन हुकूमतों का, लेकिन पहली हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 5 साल में आप लोगों ने क्या डिलीवर किया है? लेकिन 5 सालों के अंदर क्या डिलीवर किया, अभी मैं मिसाल देता हूँ आपको। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब कराची के दौरे पर आए, तो दौरे पर आने के बाद जिना अस्पताल का दौरा किया और 1,000 रुपये का इनाम दिया, कहा कि ये एक बेहतरीन अस्पताल है। और इसी तरीके से KPK में गए तो KP में अस्पताल का दौरा किया, उन्होंने कहा ये अस्पताल है या भैंसों का कोई बाड़ा बनाया हुआ है, ये कोई मजाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस कराची के अंदर एक बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं। हमें फ़ख्र इस बात का कि कराची में एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो तलबा बैरून जो है वो मुल्क से भी लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अगर मैं बात करूँ जो इख्तियारात, देखें पहले इख्तियारात आप समझ लें। इख्तियारात हमारा काम था सोर्सेज देना, सोर्सेज किसको देना, हमारा था मेयर कराची को सोर्सेज देना। मेयर कराची को हमने उसके जो टाइम फ्रेम था उसमें तकरीबन 1 खरब और तकरीबन 4 अरब रुपया उसको दिया, और उसके बाद 42 अरब रुपया उसको बजट दिया। और इसके अलावा जो मेयर कराची ने जिनको हमने कहा कि हमें ऑडिट दें कि पैसा कराची के ऊपर कहाँ लगा है, किस जगह कराची में लगा है, लेकिन हमें ऑडिट नहीं मिला। फिर इसी तरीके से उन्होंने और क्या किया, कराची की जो पार्किंग थी, पार्किंग से जो पैसा उन्होंने अर्न किया, कराची में आपने देखा जो बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड थे, जो होर्डिंग बोर्ड से उन्होंने पैसा अर्न किया, वो तो बेसिकली किसी फेजिबिलिटी में आते ही नहीं है। की बात कर रहे हैं आप? जी, मैं वसीम अख्तर की बात कर रहा हूँ, वो किसी फेजिबिलिटी नहीं आता। हमारा काम था वसीम अख्तर को इख्तियारात देकर उसको पैसा देना, हमने पैसा दिया। वसीम अख्तर का तो सॉरी आपकी बात करी, वसीम अख्तर का तो हमेशा से रोना रहा, हमें कुछ जो है बजट नहीं दिया गया, किसी किस्म की कोई हमें फैसिलिटीज नहीं दी गई। बल्दियात में जो है वो अभी भी जो है निहत्ते हैं, उनको किसी किस्म की कोई उस तरह की काम खुल के करने के जो है आज़ादी नहीं मिली है। लेकिन बात ये है कि ये रोना हमेशा इनका रहा है, और हमेशा क्या रहा है कि पहले भी माजी में ऐसा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल जैसा आदमी जो मेयर जो कराची था, मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया था, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, और फारूक सत्तार जो साबका मेयर थे, फारूक सत्तार ने खुद क्लेम किया कि इतना अरब रुपया इनको दिया गया, जबकि उस कमेटी का मैं मेंबर था। मैंने कहा था वसीम अख्तर को कि मेहरबानी करें, मैं कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे बताएं ये इतना अरब रुपया आया है, और मैंने खुद चेक की अमाउंट, लेकिन ये पैसा लग कहाँ रहा है,
ये पैसे ये जा कहाँ रहा है? और क्या किया, मुझे कमेटी से निकाल दिया गया, जमात से मुझे दरबदर कर दिया गया। और मुस्तफ़ा कमाल के ख़ुद ये अल्फाज हैं कि जो कुछ वसीम अख्तर को दिया गया, काश मुझे इतने इख्तियारात दिए जाते या मुझे जो है वो इतने वसाइल दिए जाते तो मैं कराची का होलिया बेहतर कर सकता था। लेकिन फिर भी बात यह कि मैं ना मानूँ, अली ज़िद करके कागज़ हवा में उड़ा के और कागज़ फेंकने के बाद कहा कि मुझे इख्तियारात नहीं दिए गए। अभी मैं मिसाल दूँ, यही वसीम अख्तर था कि जो कहता था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं कचरा नहीं उठा सकता, ये मेरा काम नहीं है। फिर कहने लगा है अंडर बाईपास बनाना मेरा काम नहीं है, रोड डेवलप करना मेरा काम नहीं है, पार्क बनाना मेरा काम नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल को किस बिना पर इसने एक कदर लेटर जारी किया कि मैं आपको 3 महीने का कराची से कचरा उठाने के इख्तियार देता हूँ? आपके इख्तियार नहीं है तो आपने क्यों नोटिफाई किया? और इनकी आपस की जो है वो जंग के अंदर फिर वसीम अख्तर ने जो है वो एक अदद वीडियो वायरल की अपनी कि अगर कचरा कराची से ना उठे, कराची में अगर पार्क जो है वो ना बने, कराची में जो है वो अंडर बाईपास ना बने, नालों से कचरा ना निकले, कराची की सफाई ना हो, तो मुझसे लोग पूछें, मुझ पर तनकीद करें। ये उनकी ऑन द रिकॉर्ड वीडियोज़ हैं। अब बात करें कराची के अंदर, तो कराची के अंदर मैं एक बात बताऊं, कराची के अंदर इस वक्त भी और साबका अदवार के अंदर भी मैं मिसाल दूं, अभी मौजूदा क्या हालात है, कराची के 21 एमएनओ में से 14 एमएनए इस वक्त तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं, फिर कुछ एमकेएम के मौजूद हैं। फिर अगर बात करूं अपना गवर्नर किसका है, वो तहरीक इंसाफ का है। सदर पाकिस्तान किसका, तहरीक इंसाफ का है। फिर इसी तरीके से बात करूं कि कराची ने पहली दफ़ा जो है वो आवाज़ लगाई कि वज़ीर आज़म कराची से, वज़ीर आज़म भी कराची से। आप ये बताएं, इसके लिए कराची की आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। देखिए, अब कराची आज़ाद हुआ है और आज़ाद हुए मैं समझता हूँ 2.5 साल हुए। अभी मैं आपको 2.5 साल से क्या, इससे पहले भी तो आपके पास ही था कराची। देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इख्तियारात मैंने आपको कुछ डिफाइन करने की कोशिश की है। ढाई, चलिए ठीक है, अभी हम पिछली आपकी जो ना कराची की सियासत को छोड़ देते हैं, अभी हम 2.5 साल की बात करते हैं। 2.5 साल में क्या अभी मैं आपको आप लोगों ने जो डिलीवर किया कराची के आवाम को, क्या आपको 5 साल और चाहिए? जी मैं अभी बताता हूँ आपको हमने क्या डिलीवर किया। अगर आप यहाँ से निकले, अब शहीद मिलत अंडर बाईपास देखा है आपने, ये हमारा काम नहीं था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेयर कराची की थी। और उसके होते हुए ये अंडर बाईपास हमने बनाया ना, तो यहाँ से अंडर बाईपास से और एक बड़ा मंसूबा कराची के लिए, एक बेहतरीन मंसूबा जो ट्रैफिक जैम शारा फैसल पे जो आपके सेंट्रल जेल तक जो जैम होती थी, जाम होती थी, लोग परेशान होते थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत ने अपनी रैलियां गुजारने के लिए नहीं बनाया है, ये कराची की आवाम के लिए बनाया। और उस पर भी क्या हुआ, उसके ऊपर भी ये कोर्ट चले गए, कहे कि हमारे इख्तियारात में ये जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है। हमने कहा भाई, हमने कराची को एक मंसूबा दिया है, हमने क्या इंटरफेरेंस किया है, और मंसूबा दिया है, देंगे मंसूबा। फिर हमने 12 मंसूबों का जो है वो हमने स्टार्ट किया काम कुरंगी के अंदर। कुरंगी में आप चली जाएं, तकरीबन 12,000 रोटों में से 6,500 रोटों का काम चल रहा है। और अभी आपने देखा कि 1 माह के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने 2 बड़े मंसूबों का ऐलान कुरंगी में किया, जिसका काम स्टार्ट हो चुका है। अब होता क्या रहा है कि जब हम काम करने की बात करते थे ना, आप बिलीव करें, ये क्या करते थे, कोर्ट चले जाते थे, कहते थे हमारे इख्तियारात में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। फिर हम ज़्यादा काम करने की बात करते थे तो कहते थे पूरी कौम को दीवार से लगाया जा रहा है। तो कराची वालों ने इनको क्यों आउट किया इलेक्शन के अंदर? इसलिए आउट किया कि अब हमारी आपकी ज़रूरत नहीं है, अब काम वही करेगा जो 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 समझता है कि सियासत इबादत का नाम है। तो हमें टाइम मिला है कराची में खिदमत करने का। उनका कहना यह था बलदियाती हुकूमत का कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, कि बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड है सारे अल्फाज। लेकिन आप मुझे बताएं कि अंडर बाईपासेस और रोड से ही आवाम का पेट भर सकता है? देखिए, किसी भी इंसान को क्या वसाइल चाहिए होते हैं, बेहतरीन हेल्थ चाहिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कराची को एक बेहतरीन हेल्थ दी। कराची के अस्पताल में अगर बात करूं, NICVD जो कराची से लेकर गंबट से लेकर मैं आपको बताऊं सिंध के हर अजला के अंदर मौजूद है। सर, उसमें भी पर्ची के बगैर काम नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पर्ची के बगैर काम की बात हो ना, तो एक अदद वीडियो बनाया करें। आजकल तो बड़ा आसान तरीका है कि मैं अस्पताल में खड़ी हूँ और इस अस्पताल के अंदर ये पर्ची मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप लोग पंजाब से इंतजामिया ने फोन छीन लिया, वहाँ पे कोई मैच की डेट हो जाता है, फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है, इंतजामिया कभी फोन नहीं आपसे खींच सकती, आपसे छीन नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि उसकी पता है, उसकी भी तस्वीर आ रही होगी उसके अंदर। कभी ऐसा नहीं हुआ। अब लोग पता है, लोग जो है वो लोगों को अवेयरनेस आ चुकी है। सर, यहाँ पे मेडिसिन की कमी है, इंजेक्शन वैक्सीन हमारे पास, कुत्ते की वैक्सीन नहीं है यहाँ पे। मेडिसिन देखिए आसमानों को, उस पर कीमतें छू रही है, इतनी महंगी मेडिसिन हो गई हैं। अच्छा, मेडिसिन की अगर बात करूँ ना, मेडिसिन के रेट जो है वो हम नहीं तय करते हैं, मेडिसिन के तेर वफाकी हुकूमत बिल्कुल ऐसा है। लेकिन फिर भी आप आपने कहा ना, तो करवा सकते हैं ना। कुत्ते को काटने की वैक्सीन, जिसकी भी मैं आपको आपके तवज्जो से लोगों को बताना चाहूँगा कि कुत्ते की काटने की जो वैक्सीन है वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को देती है। ये कहाँ से दरामद होती है? ये दरामद की जाती है इंडिया से और चाइना से, मैक्सिमम इंडिया से की जाती है। आज हमारे पास, अगर हम इंतज़ार में होते हैं, हमने
58 लेटर्स जो है वो एक साल के अंदर लिखे वफाकी हुकूमत को, खुदाया कि हमें वैक्सीन दी जाए ताकि हम अस्पतालों के अंदर वैक्सीन रखें। जब हमें नहीं मिली तो ये हमने खुद इसको जो है वो इंपोर्ट कराया, हमने खुद अपने वसाइल पे मंगा के अस्पतालों तक एक्सेस किया। लेकिन कुत्ते को वैक्सीन देने से बेहतर ये नहीं है कि हम छोटे हुआ करते थे तो कुत्ते, हम रात को सोते थे, सुबह कुत्ते जो है या तो मरे हुए मिलते थे या कुत्ते गायब हो सर जाते ये थे। भी तो वही इसका बेजुबान कमला था। जानवर, एक जानदार चीज हो, उसको इस तरह से तकलीफ दे के मार देना, ये कौन सी इंसानियत है? देखिए मारे नहीं ना, तो उसके लिए एक तरीकेकार, जो तरीकेकार हमने माजी में देखा, हम छोटे वक्त केएमसी क्या करती थी, केएमसी का महकमा क्या करता था, रात को उनको जो है उनकी टीम जो है वो उनको चुनती थी, उठा के ले जाके कहीं पता नहीं कहाँ डंप करती थी या कहीं ले जाके उनको छोड़ आती थी, जो कि बाद में वो आगे पीछे हो जाते थे। ये बेसिकली केएमसी की जिम्मेदारी थी। अगर केएमसी का अमला अगर कुत्ते नहीं उठाता या नहीं मारता, ये कुत्तों को जो है वो एज पर जो है वो ह्यूमन राइट्स के तहत उनको वो वसाइल नहीं दिए जाते जो जानवरों के, लाजमी सी बात है, उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उनको वसाइल नहीं दिए जाते, वो भी अगर कहें कि सिंध हुकूमत नहीं देती तो वो हमारा काम नहीं था। कराची असल में 4 जगहों पर देखें कटा हुआ है। कराची की जो मैक्सिमम ज़मीन है 35% वो कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है। कराची की कुछ ज़मीन ऐसी है जो पोर्ट एंड शिपिंग के पास है। कराची की कुछ ज़मीन ऐसी है जो अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली बात ये कि सिंध हुकूमत के पास है, और कुछ जो है ज़मीन वो जो है वो बटी हुई है मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे वफाकी महकमे उनके हाथ में जो है वो बटी हुई है। तो कराची के अंदर अगर ये कहें कि कराची की टोटली ज़िम्मेदारी इनकी जो है वो सिंध हुकूमत की, तो ऐसा नहीं। जैसे कैंटोनमेंट के अंदर अभी 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, कराची के तकरीबन 4 अजला हमने क्लियर कर दिए लेकिन 2 अजला रुके हुए थे, जो कि कैंटोनमेंट में डिफेंस डूबा हुआ था, कैंटोनमेंट में आया, शारा फैसल डूबा हुआ था, कैंटोनमेंट में आया, लेकिन हमने 4 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हमने उसको क्लियर कराया। तो ऐसा नहीं है कि टोटली जिम्मेदारी जो है वो कब ये कहें कि सिंध हुकूमत की है। हाँ ये है कि हमें अगर NFC अवार्ड की जो रकम है अगर वो हमें दे दी जाए, जो इन्होंने कराची पैकेज के ऐलानात किए हैं वो हमें ना दें, जो इन्होंने कमेटी बनाई है टाइम सर अगर ये दे दे तो मैं आपको बताऊं कभी भी ये नुकसान जो नुकसानात होते हैं कभी भी ये नुकसानात नहीं हो सकते। कराची में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो इंसान की रिक्वायरमेंट यही है कि हमें ये वसाइल दिए जाए। फिर सेकंड बात ये रही कि सिंध का जो है वो एक अदद एग्रीमेंट हमारा वफाकी हुकूमत के साथ तय, आज से नहीं 72 साल से तय, कि कराची, क्योंकि सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा गैस रिड्यूस करता है, निकालता है। सही। जो सूबा ज़्यादा जो है वो अगर कुछ चीज़ निकालेगा तो उसके जो वसाइल होंगे उसके 80% वसाइल उस सूबे पे लगाए जाएंगे। आज मुझे बताएं कराची में, आप भी इस कराची में रहती हैं, घर में क्या गैस आपके आ रहा है? गैस का बुरहान तो नहीं आ सब रहा जगह है ना बुरहान। आवाम चीख चीख तो कर यही रो तो, रही है। जब हम सिंध जब आपको ये वसाइल निकाल के दे रहा है, आपका काम ये है कि 80% पहले गैस हमें दें, बाकी सूबों को तो आप दें ना दें वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है कि आप उनको गैस आप जो है वो उनको एक्सेस करना है। हमें एज पर मायदे के तहत हमें क्या है, ना गैस दिया जा रहा है, ना मायदे के तहत पानी दिए जा रहा है, ना मायदे के तहत जो है हमें वो वसाइल जो हमारे इनके साथ थे वफाकी हुकूमत वो हमें दिए जा रहे हैं। अब नहीं दिए जा रहे, अब हमारे 2 रास्ते, एक रास्ते या तो हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें या तो फिर हम वॉकआउट करें असम्बलियों से, ये तीसरा ये कोर्ट का दरवाज़ा बजाएं। हमने सब करके देख लिया, हमने हर कुछ करके देख लिया, हमने रिबन बजवा जो है वो बांधा, हमने डेस्क जो है सब कौमी असम्बली में बजाई कि खुदाया हमारे पास गैस नहीं आ रहा सिंध, हम अपना गैस अगर हम काट देंगे तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, फिर आप ये देख लेंगे कल के दिन फिर ये ना कहिएगा कि आप दूसरे सूबों का गैस सिंध हुकूमत ने जो है वो काट दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं ना हमें गैस, ना बिजली, ना पानी, ये तीनों जो है वो जो हमारा एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट की जो वायलेशन वफाकी हुकूमत कर रही है, लेकिन हम उसके बावजूद हम कह रहे हैं मुल्क में रहने वाले सब हमारे भाई हैं। अब आप ये देखें कि तकरीबन हमने एक बड़ा मंसूबा दिया थरकोल का, थरकोल की जो बिजली वो कहाँ जा रही है? वो कराची को नहीं आ रही, वो मीरपुर खास को नहीं आ रही, वो सखर को नहीं आ रही, लड़का वो कहाँ जा रही है? यहाँ से फैसलाबाद जा रही है, वो नेशनल ग्रांट सिस्टम जो है वो सिस्टम में दाखिल कर दी गई है। तो हमें क्या बिजली पूरी दी जा रही? नहीं दी जा रही। गैस दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर 2 रास्ते हैं, या तो हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें या कोर्ट जाए। हम कोर्ट भी गए, कोर्ट में भी ज़ेर समात है एप्लीकेशन, लेकिन हम इस कराची की बका की जंग लड़ रहे हैं। पहले तो एक माफिया से आज़ादी मिली है, और आप देखेंगे ये कमिटमेंट है बिलावल भुट्टो साहब का, हमारा कराची में कोई वोट बैंक नहीं है। कराची के अंदर जो है वो अगर कुरंगी की बात करूं तो कुरंगी के अंदर हमारा कोई MN MP नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी एक हफ्ते में 2 बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े मंसूबों का ऐलान किया, क्योंकि फिर मैं कहूँगा हमारा MP में नहीं, लेकिन उसके बावजूद हम कर रहे हैं। सर आपका हम फर्ज बनता है, तासुब ज़ाहिर है आप हम तासुब की जंग में नहीं जाना सिंध चाहते जो आपका है, माजी आप में लोग हुआ। सिंध के दावे वादे करते हैं,
आप लोग रोटी कपड़ा मकान के आप लोग जो है वो वादे कर दावे रहे हैं। करते हैं सर। बात ये है पीपल्स पार्टी हो या फिर पीटीआई, दोनों एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे रहते हैं। आप मुझे पता चले कराची में बराए नाम जो है यहाँ पे पानी का सिस्टम जो है ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंटीरियर सिंध की या फिर सिंध के दीगर दीगर शहरों की, सक्खर की बात कर लूँ मैं, खैरपुर या लाड़काना वगैरह की, वहाँ पे तो वो भी नहीं है। ऐसा अवाम नहीं है। परेशान है, आप कराची से बाहर निकलें, पानी पीने का साफ नहीं है अवाम के ऐसा लिए। नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितना पानी अगर आप इंटीरियर सिंध की बात कर रही हैं, कभी नहीं आपने सुना होगा कि वहाँ पानी की शॉर्टेज हुई है, पानी नहीं आ रहा किसी घर में। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, पानी वहाँ पहुँच रहा है, पानी पानी लोगों तक है पहुँच रहा है, लेकिन पानी है गंदा मौजूद। पानी है, पीने का पानी नहीं है। देखिए बात ये है कि अंग्रेज़ जो लाइनें डाल के गया था ना इस मुल्क के अंदर, वो लाइनें आज भी डली हुई है कराची के अंदर, ये लाइनें चेंज नहीं हुई हैं। अंग्रेज़ जो सही। लाइनें डाल के गया था, फिर मैं वही बात करूँगा। अगर मैं बात करूँ वाटर बोर्ड किसके पहले मातहत इदारा था, वो एक जमात के मातहत इदारा था। SBCA जिसका नाम पहले जो है वो KSBSA था, ये किसके मातहत इदारा सर था? ठीक कह उस रहे हैं, जमात के हम मातहत कराची इदारा की नहीं, था। हम इंटीरियर मैं सिंध की इंटीरियर सिंध बात में भी कर रहे चला हैं। जाता वहां हूँ पर जो जो है अवाम परेशान है, साफ पीने का पानी नहीं है, 10 बीमारियां पैदा हो रही हैं, स्किन डिजीज जो है वहां पे अवाम में ज्यादा पाई जाती है, उसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए, वो जो आप अगर बात कर रही हैं, अगर किसी स्पेसिफिक एरिया की बात कर रही हैं तो एक अलग बात है। लाड़काना, खैरपुर बत्तीस और 32 अजला, अगर मैं सिंध के अंदर मैं बात करूं, 32 अजला के अंदर बिल्कुल ऐसा हुआ कि स्किन प्रॉब्लम्स आई। और ऐसा हुआ उस स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे आई, क्योंकि ये जो बारिशें हुई, बारिशों के अंदर लाजमी सी बात है हम इंतज़ार में थे कि वफाकी हुकूमत हमें जो है वो कुछ बजट कुछ देगी, या वफाकी हुकूमत जो है वो हमें सपोर्ट करेगी। जैसे मैं आपको टेडी दिल का वाक़या आपको बताऊं, जैसे हमारा किसान डूब गया, हमारा हरी डूब गया, ताजिर डूब गया, लेकिन बात यह कि वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें जहाज़ नहीं दिए गए कि हम स्प्रे कर सकें ज़मीनों के ऊपर। फिर इसी तरीके से 90 साल का रिकॉर्ड टूटा बारिशों का, लेकिन बात यह है कि हम देखते ही रहे कि हमें वसाइल तो मिले ना। अब मैं आपको, अगर हमें एक 100 रुपये बजट दिया जाता है पूरा सुबह चलाने के लिए, और नगानी कोई आफात आ जाती है, नगानी आफात जब आती है तो नगानी आफात में हम क्या करेंगे? तो हम देख रहे होते हैं जो बजट निकालती है वफाकी हुकूमत से कराची निकाल के इसको ले जाती है अपने पास, तो हम उनकी तरफ देख रहे होते हैं कोई बजट अनाउंस कर, हमें नहीं दिया गया। इसी सूरत हाल के अंदर भी हमें नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है वो खिदमत का अज़म और हमने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वो स्कीन जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ हुई, ख़वातीन के साथ हुई, हमने उसको जो है वो कवर किया। फिर बात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तनकीद बरा तनकीद होती है। हम पे तनकीद हुई कि थर के अंदर मासूम बच्चे मर जाते हैं। अब लोगों को ये बात नहीं बताते क्यों मरते हैं। वहाँ थर के अंदर एक रवायत है, वहाँ पर वहाँ जो है वो जो है हिंदू कम्युनिटी की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि सर वहाँ पे लाजमी सी बात है। मुफलिसी बहुत है, तो मुफलिसी वहाँ बहुत है, वहाँ गरीब नहीं गुर्बत, अवाम देखिए वहाँ। मैं बताऊँ, वह 12 साल की बच्ची की शादी कर दी जाती है। अब लाजमी सी बात है 13 साल में जब बच्चा आता है तो बच्चा कम और उम्र होता है, तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों की फोदगी का वहाँ रेशू ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ थर के ऊपर, जी थर के अंदर जो है ना रोड है, ना थर के अंदर जो है वो पानी है, ना RO प्लांट है, थर में अस्पताल नहीं है, थर में लोगों के वसाइल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मेरे साथ कैमरा उठाएं, जो एक्सपेंस होंगे मैं बेयर करूँगा। थर के अंदर आप चली जाएं, थर कोल के अंदर, थर कोल में खवातीन एक नहीं, इस वक्त 750 खवातीन ट्रक चलाती हैं, और ट्रक में जो खवातीन जो ट्रक चलाती है उसकी 70,000 सैलरी है। उनके अच्छा, बच्चों को अकोमोडेट किया जा रहा है, उनके जो हस्बैंड हैं उनको वसाइल दिए जा रहे हैं, उनको नौकरियों पर रखा गया है। और थर के जो रोड हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद, कराची, गिलगित में जो बनाए हुए रोड हैं उनसे बेहतरीन रोड हैं थर के। आप मेरे साथ चलिएगा, एक दफ़ा मेरी तरफ से दावत है आपको, मुझे सिंध ख्वाहिश हुकूमत है मैं पीपल्स जाके पार्टी की विजिट तरफ से करूंगी खुद। दावत है, एक दफ़ा थर का विजिट कीजिएगा। लेकिन क्या होता है कि बात यह कि ना मैं ना मानूँ वाली जिद, बिला वजह तनकीद बिला तनकीद, हम पे वो जो इस वक्त जो है वो वफाकी हुकूमत बैठी हुई है, लेकिन हम कहते हैं तनकीद बिला इसलाह की बात करें, खिदमत की बात करें। जो वसाइल हमारे पास हैं उस वसाइल में रहकर हम काम करते हैं, और काम करने का आज़म है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगी कि कराची के अंदर, कराची का अगर नक्शा ना चेंज हो जाए तो हम भी यहाँ बैठे। जो 3 बड़े मनसूबे जो इस वक्त कराची को हम देने वाले हैं, जिसमें K4 का मनसूबा है, उसके बाद K5 पे जाएगा ये मनसूबा। पानी का ये मसला तो आपका हल हो गया है, K3 का मनसूबा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अच्छा, अब आ जाए ग्रीन लाइन का मनसूबा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट होने वाला है। ग्रीन लाइन का जो मनसूबा है, ये ट्रांसपोर्ट का जो है वो मैक्सिमम जो है वो हल निकल आएगा। इसके अलावा जो बड़ा मनसूबे हैं जो हम देने वाले हैं ट्रांसपोर्ट की साइड पे, इंस्ट्रा बस सर्विस, जो इंस्ट्रा बस सर्विस जो हम इंट्रा बस सर्विस जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें इंट्राबस ऑरेंज लाइन है, उसमें ब्लू लाइन है, उसमें पिंक लाइन है, उसमें येलो लाइन है। तो कराची के अंदर जो है, मैंने कहा ना कि पहले एक जमात क्या करती थी, अमलाक को नुकसान पहुंचाती थी। एक काल के ऊपर, मिस काल के ऊपर कराची को बसों को आग लगा दिया जाता था, अब आज़ाद है।
तो कराची में इंट्रा बस सर्विस आप देखेंगी। और अब भी अगर आप सोहराबगढ़ चली जाएं, सोहराबगढ़ से ऐसी कोचेज़ आपको नज़र आएंगी, आप कहेंगी तो हमने यूरोप में भी नहीं देखी कोचेज़। तो ये जो कोचेज़ हैं ये जो है वो थर तक जा रही हैं, ये कोचेज़ जो है वो इस वक्त KPK तक जा रही हैं। तो ये कोचेज़ इंट्रा बस सर्विस की परमिशन भी सिंध हुकूमत ने दी है। तो इंट्रा बस सर्विस जो है वो इंशाल्लाह बड़े मंसूबे कराची के जो है वो इंशाल्लाह ताला, कराची जो है वो समझदार है, कराची वालों को समझ है कि बात ये है कि हमने किन को अपने से दूर रखा, किन को गले से लगाना था, जिनको गले से लगाया उन्हीं ने हमें काटा। वो एक शेर भी बड़ा अच्छा मुझे याद आ गया कि बड़े जालिम हैं तेरे शेर के लोग और बड़े जालिम हैं मेरे शेर के लोग, कत्ल करते हैं पूछते हैं जनाजा किसका है। तो कराची इन जनाजों की सियासत से बाहर निकला है। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह सर, पुरुमीद उम्मीद हूँ और करते हैं चीज़ें हम कि चेंज हमें होंगी भी वो दौर, हमारे आने वाले बच्चों का भी वो दौर जो है नसीब हो, हम हमारी तो ख्वाहिश है सर। इंशाल्लाह। भुट्टो साहब ने जो ख्वाब देखा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे पूरा करती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो ख्वाब देखा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेसिकली जो मंशूर था, उस मंशूर के ऊपर कल भी हम कायम दायम थे और आज भी कायम दायम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो इस मुल्क के अंदर मंसूबा साज लोग, जो फैसला साज लोग, जो बिला वजह के जो है वो इंटरफेरेंस करते हैं। मैं एक बात बताऊं, कभी ऐसा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हद तक दीवार से लगा दिया गया था कि हम 4 सीटों पर थे पाकिस्तान के अंदर, 4 सीटों पर। 4 सीटें पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए दी गई थी और वो भी 4 सीटें भी कैसे निकाली थी। आज हमें फ़ख्र है हम 99 सीटों के साथ सिंध में बैठे हुए। तो कभी ऐसा दौर भी आया है, हम हमेशा बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, आमरीत के अगर कोई सामने कोई जमात खड़ी हुई है ना, तो वो वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हमेशा हर दौर में आमरीत का मुकाबला किया है। लेकिन आमरीत ने जितना नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुँचाया है, ये माजी आप उठाएं, इतना नुकसान कभी किसी जमात को नहीं पहुँचा। हम वो लोग हैं जो हमने अपनी लीडरान ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, हमारे लीडरों ने कुर्बानी दी है जो है वो इस पाकिस्तान के लिए की आवाम के लिए। आज भी मुझे कोई ये बता दे मेरे मुंह में खाक कि बिलावल भुट्टो को किसी चीज़ की कमी है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन आज भी वो किस चीज़ को वो फॉलो कर रहा है। अभी आपने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये वही मिशन है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने का वादा मोहतरमा बेनज़ीर ने किया। आज वही मिशन है जो उसका नवासा बिलावल भुट्टो इस मिशन को लेकर चल रहा है। मेरे मुंह में खाक कि जब ये ट्रेन मार्च किया था तो बिलावल भुट्टो यकीन करें कि आम आवाम के साथ ट्रेन पे ऐसे जो है वो लोगों को विक्ट्री का निशान दे रहा, तो हमें डर था कि अल्लाह ना करे को नुकसान ना दे, हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ, हमारे पास अगर बचा है तो यही बचा है। और उसको समझाया है, हमारी क़यादत ने समझाया कि बिलावल साहब आपके अलावा कुछ भी नहीं है। हम रो पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो, अभी आपने गिलगित में आपने देखे जो वहाँ इलेक्शन हुए, आम आवाम में कैसे घूम फिर रहा था। फिर आपने देखा कि एक बड़े कन्वेंशन सेंटर के अंदर वो स्टेज पे बात करते हुए पब्लिक में नीचे आ गई और पब्लिक में लोगों से गले मिलना शुरू हो सर ये गया। उन्हीं टाइम पे क्यों कोयटा में नजर आ आपने रहे होते, देखा वैसे क्यों नहीं हमें सड़कों पे नजर आ रहे होते बिलावल साहब? बिलावल साहब तकरीबन यहाँ जितना टाइम कराची में दे रहे हैं, मैं नहीं समझता किसी और जगह टाइम दे रहे होंगे। हालांकि अभी 2 बड़े इजलास PDM के हुए, उसमें नहीं गए। उन्होंने कहा जी मेरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कराची को वो टाइम दे रहे हैं और जो है वो मैक्सिमम टाइम कराची को दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि वो जो मिशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, वही मिशन जो मोहतरमा बेनज़ीर का था, वही मिशन जो आसिफ अली ज़रदारी का था, वही मिशन इस वक्त मुल्क की जो भाग दौड़ है वो संभालने के लिए इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे एक नौजवान लीडर जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे वो कौमी असम्बली के इजलासेस में स्पीच करना, चाहे अक़ाम मुत्तहिदा में स्पीच करना, या अक़ाम मुत्तहिदा के जो फॉरम है वहाँ स्पीच करना, या कहीं खड़े होकर कोई बात करना, लोग जो है वो हैरान कुन हो जाते हैं। बड़े बड़े इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो जिसको हम ब्यूरोक्रेट्स कह सकते हैं, जिनको हम जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो जो है बड़े बड़े लोग हम उनको कह सकते हैं जो मुल्क को संभालते हैं, वो भी इस वक्त परेशान है कि एक कम उम्र नौजवान जो है वो इतनी बेहतरीन उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं और ये सलाहियतें गॉड गिफ्टेड होती हैं। जिसका वो नवासा है, जिसका बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह में फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इस मुल्क के अंदर चेंज आएगा और वो चेंज मैंने और आपने लेकर आना है इंशाल्लाह। सर आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे बताएं जैसे बिलावल भुट्टो साहब जो बिलावल जरदारी जो हैं, उन्होंने, उनके ऊपर अभी कोई किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना वो वज़ीर आज़म है, ना कोई वज़ीर आला है। हमारे सिंध के वज़ीर आला जो है मुराद अली शाह साहब जो है, वो क्यों नहीं पब्लिक, वो तो पब्लिक फिगर है, वो क्यों नहीं हमें आवाम के बीच में नज़र आता है? आवाम के मसले मसाइल जो है उनको किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं है, आवाम के बीच में वो मुझे उस तरह से नज़र नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें बात ये है कि पहले कायम अली शाह साहब ने अपना एक ज़िंदगी का बड़ा टाइम दिया, जब देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि अब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अब वो काम डिलीवर नहीं कर सकते। इस वक्त
अगर मैं सूबों की बात करूँ ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहिद सूबा सिंध का वज़ीर आला है जिस वज़ीर आला को आपने कोरोना जैसी जो है वो वबा के अंदर भी आम आवाम के साथ खड़े होते देखा, उसको रोते देखा, उसको लोगों के साथ जो है वो खुदा न खास्ता कभी कोई बात हो जाए उनके साथ यकजहती के साथ खड़े होते देखा। तो ऐसा नहीं है, वज़ीर आला साहब सिंध के हर जगह पे पहुँचते हैं और नुमाइंदा, क्योंकि एक जमात है, उस जमात के वज़ीर आला हैं, तो क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बहुत होती हैं। अब देखें, वो पॉलिटिक्स तो नहीं कर सकते, खिदमत ज़रूर कर सकते हैं, और जो खिदमत की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन जो दे रही है वो इस वक्त बात ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे रही है। तो इस वक्त सबसे बेहतरीन पढ़ा लिखा अगर कोई वज़ीर आला है, जिसको मैं नहीं कहता, इस वक्त पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, वो वज़ीर आला मुराद अली शाह है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि खिदमत के अज़म के साथ वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा है। अब आप ये कहें कि आम आवाम के अंदर वो रोड पे चलता हुआ नज़र आए, तो फिर तो इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता है, तो फिर वो आवाम ने देखा कि वज़ीर आज़म जो है वो कल तक जब पीएम नहीं था, वो कहता था मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और वो कोयटा इसलिए नहीं जा रहा था कि मैं सिक्योरिटी बिना पर मैं नहीं जा पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, आपने वज़ीर आज़म की अगर बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो वज़ीर आला के भी पीछे कई कई गाड़ियों के प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, तो वो तो खैर हम उनसे तो अपना कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। बात ये है, मुझे बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सॉरी, पाकिस्तान एमके पाकिस्तान जो है, और पाकिस्तान सॉरी पीएसपी जो है, उसकी सियासत आप किस तरह से देख रहे हैं? एमकेएम और पीएसपी की सियासत किस तरह से देख रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और एमके पाकिस्तान? देखिए, बात यह है कि गाड़ी का जो इंजन है, मैं अगर बात करूँ, नया है और बुगियाँ सारी पुरानी हैं। और इस कराची में कलमिया ये रहा कि कराची में एक तो बात तजुर्बे बड़े होते हैं। अभी मैं एक तजुर्बा बताऊं कि मेरी टाइम म्यूज़ियम के अंदर जो है वो रशिया से कोई टीम आई और उन्होंने वहाँ एक कुछ जो हुनर दिखाया। अपना हुनर क्या दिखाया, वो एक अदद फ़िश लेकर आया, उसका ट्रेनी था, कहता था राइट पे जाओ, लेफ़्ट पे जाओ, पीछे मुड़ जाओ, नीचे चले जाओ, पीछे चले जाओ, तो उसका ट्रेनी था। तो इस कराची पे तजुर्बा बड़ा होता है कि अभी मुस्तफ़ा कमाल भाई की जो है वो एक अदद फ़िश उनको भी दे दी गई है। इनका ट्रेनी कौन है? पहले कोई ट्रेनी समझ ले कि ट्रेनी कौन है जो इस कराची को जो है वो मुस्तफ़ा कमाल के थ्रू चलाएगा। तो फ़िश दे दी गई है, उसका ट्रेनी भी कोई ना कोई होगा। तो बात ये है कि ख़ुद ये कहते हैं कि हमने कराची की बड़ी खिदमत की है, लेकिन बदकिस्मती रही कि 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में कराची वालों ने एक सीट न दे के मुस्तफ़ा कमाल पे भी अपना जो भरोसा था, जो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट ना दे के साबित किया कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे आप लोगों को पता ही है, हमारे जो आज का टॉपिक है, हम कराची की सूरत हाल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की आवाम को क्या डिलीवर किया, कराची की आवाम की बहुत उम्मीद है। जैसे कि नईम साहब ने कहा, हमारा मंशूर है रोटी कपड़ा और मकान। क्या रोटी कपड़ा और मकान से ही आवाम का पेट भर सकता है, या अंडर बाईपासिस से ही आवाम का पेट भर सकता है? मेरा सवाल था। पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र करें, इसलिए वो मेरी बार बार वो आ रहा है। एमकेएम पाकिस्तान और पीएसपी का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको कराची में? देखिए, मैं अभी आपको एक मिसाल दी है कि इंजन जो है वो नया, बुगियाँ सारी पुरानी हैं। इस वक्त तो बात ये है कि कभी एक जमात, यही जमात कभी टारगेट किलर जमात थी और आज वो नफीस जमात बनी हुई है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि कल तक के जो एक अदद ब्रीफ केस उठा के हमारे पीएम साहब लंदन तक जाते थे, और आज कल भी मैं एक शो के अंदर था, उस शो के अंदर वो कह रहे थे जी हमारा अगर कोलेशन हुआ है तो एमकेएम पाकिस्तान से हुआ है। तो मुझे कोई जवाब दे। अल्ताफ़ हुसैन यहाँ कराची में आता था टारगेट किलिंग करें, क्या कराची के अंदर भत्ता की पर्ची देने के अल्ताफ़ हुसैन आता था? कराची में खाले छीनने अल्ताफ़ हुसैन आता था? क्या कराची के अंदर जो है वो लोगों को अगवा करने के लिए अल्ताफ़ हुसैन आता था? यही लोग थे सारे, ये चेहरे सारे वही हैं। सिर्फ बात ये है कि एक तो झंडा इन्होंने चेंज कर दिया, झंडा भी चेंज नहीं किया। कमाल बताऊँ आपको, रंग भी वही, कलर भी वही, थीम भी वही, और एमकेएम भी वही, सिर्फ नीचे पाकिस्तान लग चुका है उनको। फिर मैंने अभी आपको बताया कि कराची के अंदर, कराची क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो बकौल उनके कि मैंने कराची की बड़ी खिदमत की है। जो खिदमत करता है ना, लोग उसको वोट देते हैं, उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैंने बताया कि इलेक्शन में एक सीट नहीं इसको मिली। अब एक सीट ना मिलना, आप समझ लें कि उन एक बात तो क्लियर होगी, खिदमत नहीं की है। कराची के अंदर जितनी चाइना कटिंग मुस्तफ़ा कमाल ने की है,
माजी नहीं कभी इस बात को, कभी इसको भूल सकता, ना लोग इसको बात को भूल सकते सर हैं। उज़ैर बलोच के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी भी कुछ ऐसी कंडीशन रही है जिस तरह से अभी आपने जो है एमकेएम का आपने ज़िक्र किया, पाकिस्तान सॉरी पीएसपी का ज़िक्र किया आपने, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके भी ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे उज़ैर बलोच के साथ। देखिए उज़ैर बलोच ना तो सिंध हुकूमत के पास है और ना तो सिंध हुकूमत ने उसको जो है वो सूली पे चढ़ाना है। उज़ैर बलोच इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास था और वफाकी हुकूमत के इदारों के पास था, और वफाकी हुकूमत के इदारे वो उनका काम है कि उसको सज़ा दिलाना। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो लाजमी सी बात है, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर स्टांस है कि अगर किसी ने गलत किया है तो आप जो सज़ा देना चाहें आप दें। सर लेकिन उज़ैर बलोच साहब के साथ जो है आला क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनकी बिल्कुल तस्वीरें उनके साथ नज़र आती हैं। उनका एक अपना आपने बयान सुना होगा कि उनका फरियाल तालपुर के साथ काफ़ी एक अच्छा वो लिंक रहा है, तो इसके बारे में कुछ कहें। देखिए बात ये है कि अब दो चीज़ें हैं, या तो हम अगर ये कहें कि उज़ैर बलोच को कभी नोटिफाई किया हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यानी कि एक अदर नोटिफिकेशन दिया हो कि आप हमारे ज़िला साउथ के प्रेसिडेंट हैं, या तो ये कहा हो कि आप हमारे आने वाले में काउंसलर हैं, ये टिकट है आपके पास, या एमपी का टिकट है आपके पास। सर टिकट का तो मेरे ख्याल से उनका टिकट तो मिला था। नहीं ऐसा नहीं है, टिकट मिलता तो वो लड़ता उन्होंने तो इलेक्शन, कहा था कि इलेक्शन लड़ता भी वहाँ से। एक अदद खांची था, जो खांची जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ में, और बकौल के वो पार्टनर था जो है वो उज़ैर बलोच का। उज़ैर बलोच का जो पार्टनर था वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का एमपी है, जिसने सीट निकाली है इस वक्त जो है वो लियारी से। तो उज़ैर बलोच के जो केसेस हैं वो ज़ेर समात हैं। अगर कोई गलत किया होगा तो बिल्कुल उस पर अदलिया जो है वो उनको सज़ा देगी। सज़ा आपने और हमने नहीं देनी है। हमने लाजमी सी बात है, हमारा प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अपने कागजी कार्रवाई उन्होंने पूरी की है, और इस वक्त जो है वो जो जहां मौजूद है वो इस वक्त पाकिस्तान वाले देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है इस वक्त। तो सज़ा होनी चाहिए हर उस बंदे को कि जिसने इस मुल्क को जो है वो नुकसान किया हो। बाकी रहा जो तस्वीरों की आपने बात की, तो बात ये है कि आपने कहा कि जो है वो आपकी क़यादत नज़र नहीं आती है, तो ये क़यादत जाती है प्रोग्राम्स के अंदर। जब क़यादत जाती है तो नहीं पता होता कि लोग कहाँ से आके, देखिए सियासत में चार किस्म के लोग आते हैं। एक वो आदमी आता है जो है वो ज़ुर्रियात की सियासत करता है। एक वो आदमी आता है जो है वो तस्वीरों की सियासत करता है, सारा दिन आप देखें सेल्फियाँ खींच रहा होता है। एक वो आदमी आता है जो नज़रियात की सियासत करता है। तो नज़रियात वाला, तस्वीरों वाला, फिर इसी तरीके से जो है ज़ुर्रियात वाला, और चौथा वो आदमी जो पार्टी में शमूलियत करता है शेल्टर लेने के लिए, वो गलत आदमी होता है और वो कहता है कि मेरे ऊपर शेल्टर आ जाए किसी जमात का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे बंदे को नहीं करती है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई अस्करी विंग है। सर लेकिन उज़ैर बलोच साहब जो है उनका जो है एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो पर्चे की बत्तियां जाती गई हैं का नज़र आई हैं, और जो है उन्होंने बाकायदा कहा है कि मेरा जो इनकी साथ ताल्लुक़ है, इस पार्टी से, मेरी जमात से मेरा ताल्लुक़ है, और इसकी तरफ से जो पर्चे की भत्ते की पर्चियाँ गई हैं। ये स्टेटमेंट मैंने तो नहीं कहीं सुना। अगर कहीं स्टेटमेंट की, सर आप मेरे साथ चले, लियारी में आपको दिखाती हूँ, पूछवाती हूँ लोगों से। देखिए मैं एक बात आप बताऊं, मुझे थर्ड लेके जा रहे थे, मैं आपको लियारी लेके हमारे चलती हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल दी जाती है, कई फ़ौजें गई ढूंढने के लिए किसी जो है वो हाथी को, लेकिन बहरहाल वो हाथी ना मिला। जब पाकिस्तान के जब इदारे गए तो एक अदर हिरन पकड़ा और मुंह से कहने लगा जी मैं हाथी ही हूँ। अच्छा। तो हाँ वो हिरन भी कह लगा मैं हाथी हूँ। तो इदारों की अगर बैठ के कस्टडी के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया हो, और मतलब किसी ने जो है वो ये कहा हो कि आप ये बात माने तो हम आपकी जान छोड़ेंगे, तो जान बची तो लाखों पाए। जान बचाने के लिए उसने किसी का नाम दिया हो तो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल मैंने कहा ना कि आप कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई ऐसी चीज़ जिस पे हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको कहीं ऑन किया हो, तो ऐसा नहीं है। हमने उनको ऑन नहीं किया, ना तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कोई अस्करी विंग है, ना अस्करी विंग को ऑन करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना कभी किए, ना कभी करेगी, और ना कभी कभी किसी और विंग को या सर उठाने की दोबारा जो है वो इजाज़त देगी इस कराची के अंदर। सर आप मसाइल की बात कर रहे हैं, अवाम मसाइल के हल के लिए बैठी हुई है, उनकी उम्मीदें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कराची की किस्मत कब बदलेगी, कब तब्दील होगी? वो तब्दीली जो इमरान खान ने उसके वादे किए कि कराची में भी ऐसी तब्दीली आ सकती है, नए पाकिस्तान के, नई कराची के। देखिए ये तो कराची वालों ने फैसला करना है। कराची वाले फैसला जब सर करेंगे, उम्मीदें तो आपसे, फैसले हम क्या करें? हमारी तो नजरें, हम लोगों की तो सारी उम्मीदें ही, जो है सिंध हुकूमत से अभी हैं कि हो सकता है कुछ तब्दीली आ जाए। देखिए कराची के 10 साल टोटल हो चुके वोट देते हुए सर। कराची के जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो इस वक्त 7 हैं। 7 डिस्ट्रिक्टों में से अगर दो दिहाई अक्सरियत से अगर कोई जमात अपने चेयरमैन ले आती है किन डिस्ट्रिक्टों के अंदर, तो मेयर कराची उनका आता है। और ऐसा रहा कि पहले 6 थे, 6 में से 4 डिस्ट्रिक्ट एमकेएम के पास थे। 4 डिस्ट्रिक्ट जब उनके थे तो फिर मेयर कराची भी उन्हीं का आया।
और मेयर कराची आया और आखिर में क्या कह के गया, मुझे वसाइल नहीं दिए गए, मुझे इख्तियारात नहीं दिए गए, रोते गाते चला गया। तो मैं समझता ये हूँ कि बलदियाती इलेक्शन में उम्मीद है कराची वाले अब समझ गए इख्तियारात जो है वो अगर उसको नहीं मिले तो इख्तियारात कौन देता है। अगर इख्तियारात उनको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हुकूमत देती है तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला एक दफ़ा इलेक्ट करे, फिर इनको इख्तियारात बताएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कराची का होलिया ना चेंज कर दे, नक्शा चेंज कर ले, तो आप भी यहीं और हम भी यहीं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बिल्कुल सर, मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आपने जो आपने मंसूबे अपने बयान किए यहाँ पे कि और जो आपका मंशूर अल्लाह ताला उस मंशूर में आप लोगों को कामयाब करे, जो मंसूबे अल्लाह करे वो हम सब के लिए अच्छे साबित हो। सर जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी आवाम के लिए, और अभी जो ये सानिया हुआ है उसको किस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको उनके हवाले से कुछ कहेंगे आप? देखिए ये पहले भी हालात रहे हैं मुल्क के अंदर, और वफाकी हुकूमत हमेशा जो है वो फैसला कोई फ़ैसला करती है, अपोजिशन को ऑनवर्ड ले और एपीसी बुलाए। जैसे नेशनल इलेक्शन प्लान में उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एपीसी बुलाई और एपीसी में तमाम जमातों को बिठा के मुश्तरका तौर पे एक प्लान तरतीब दिया। अगर एक प्लान तरतीब दे दें तो मैं समझते हूँ इदारे पहले भी वही थे और इदारे भी वही हैं, तो इस किस्म के इंसिडेंट नहीं होंगे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत के हाथ में डोर है। ये अगर ये चोर चोर बोलना अगर बंद करें और मुल्क की अगर खिदमत की बात करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस किस्म के हादसा आगे जाके नहीं होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से शुक्रिया। एक वक्फे का टाइम हुआ जाता है, वक्फे के बाद हम हाजिर होंगे। जिस तरह से मैंने जिक्र किया पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, आज हम अपने जो हमारे गेस्ट होगा वो एक 10 साल का बच्चा है जिसकी जो है उसमें ये इस तरह का टैलेंट पाया जाता है कि आप उसे किसी भी तरह की आवाज़ निकलवा लें, चाहे अगर आप गाड़ियों की हो या जानवर, या फिर आप जो है उसे किसी भी किस्म की कवाली गवा लें या फिर कोई गाना गवा लें, लेकिन वो बहुत ही अच्छा जो है उसमें उसको अबूर हासिल है कि वो इतना टैलेंटेड बच्चा, बहुत कम उम्री में उन्होंने किसी किस्म की कोई क्लासेस नहीं ली हैं, और वो जो है घर में उन्होंने रह रह के जो है वो सिर्फ आवाज़ें सुन सुन के उनमें अल्लाह की तरफ से ये टैलेंट पाया गया है। सर थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक थैंक के यू। बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, यहाँ पे छोटा बच्चा हो या फिर मैं बड़ों की बात करूँ, टैलेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म जो है नहीं उस तरह का मिल पा रहा है कि वो अपने टैलेंट को शो करें, और आगे जाके जो है वो उस तरह के जो कई जो ममालिक के बच्चों की अगर मैं बात करूँ, मैं पाकिस्तानी बच्चों की बात नहीं, पाकिस्तान में तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बेतहाशा टैलेंट है अपना, बाहर जाके वो टैलेंट दिखाते तो लोग जो है उनको सराहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी अपनी ही आवाम को, अपने ही लोगों को, उनके टैलेंट को जो है उनका गला दबा देते हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। आज बात करूँ, मेरे साथ एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा मौजूद है जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। मैं बात करी मोहम्मद आदिल की। मोहम्मद आदिल जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ निकालने का अबूर उन्हें हासिल है। मोहम्मद आदिल, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स काउंसिल से ज़ेब रहमान। मैं आपको भी वेलकम करूँगी। औरतों को किस तरह से अपने घर बनाने चाहिए, और क्योंकि एक कामयाब मर्द के पीछे हर औरत का हाथ होता है, तो उसी पे हम बात करेंगे कि औरतें जो उनका क्या किरदार है इस माशरे में, औरत किस तरह से जो है अपने आप को और अपने घर को जो है बचा सकती है और उनको अच्छे तरीके से निभा सकती है अपनी ज़िंदगी को। मैं आदिल आपसे सवाल करूंगी कि आप जो है इतनी कम उम्र में इस तरह का टैलेंट आप में कहाँ से आया, कैसे सीखा, कोई क्लास ली, कुछ किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और ये टैलेंट मैं जब बहुत छोटा था तब तब थोड़े हालात ख़राब थे, तो मम्मा मुझे बाहर खेलने जाने नहीं देती थी। तो हमारे घर के पास एक कार वर्कशॉप थी, तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ठीक होने आती थी। वैसे ही मैं अपनी विंडो पे बैठ जाता था, तो कार्स आती थी उनकी आवाज़ें सुनता था, फिर मैं निकालने की कोशिश करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऐसी सीख ली। और मैं आपको ये बताऊँ, हमारे साथ आदिल के साथ उनकी मामा भी मौजूद हैं, जो कि आदिल जो है वो थोड़े से नर्वस हो रहे थे, तो इन्होंने कहा नहीं मैं इनको अपने साथ लेके बैठूंगी, और वो इनका माशाल्लाह इनको मुझे लगता है बहुत सपोर्ट करती है, उनके साथ साथ रहती है। मामा को माइक दें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं आदिल, जो है आपका इतना टैलेंटेड बच्चा है, जब आप देखती हैं कि उनकी वीडियोस इस तरह से वायरल हो रही हैं और जब ये आवाम के बीच में जाते हैं, इनके फैंस भी काफ़ी हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत, कि अभी से छोटे हैं और टैलेंट में फेमस हो रहे हैं सब सब में ये।
अच्छा, ये आपके एक ही बेटा है या और भी आपके नहीं, मेरे बच्चे? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा है मेरा और 17 ईयर का है, ये छोटा बेटा है। सही, तो वो भी इतने टैलेंटेड है या? नहीं, नहीं, वो सिर्फ पढ़ाकू हैं वो सिर्फ। अच्छा। बहुत फ़र्क है दोनों बेटों में, बहुत, अच्छा, बहुत ज़्यादा। सही सही। आदिल का मैं चाहूँगी, आदिल का आप माइक दें, आदिल से मैं जो है बात करूँ। आदिल, आप मुझे बताएं, जिस तरह से आपकी वीडियोस जिस तरह से वायरल हुई हैं, जब आप स्कूल जाते होंगे, अभी तो खैर स्कूल्स बंद है कोरोना की वजह से, तो लेकिन जब फ़ोन वगैरह पर रब्ता होता होगा आपके फ्रेंड्स से, तो आपके फ्रेंड्स आपके क्या आपकी वीडियोस देख के कितनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, कुछ फॉलोइंग है, आपको किस तरह से जो है वो सराहते हैं, किस तरह से आपको अप्रिशिएट करते हैं? वो कभी कभी बोलते हैं कि मुझे भी अपने साथ ले लो, लेकिन मेरे मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन बोलते हैं मुझे भी फेमस करवा दो। अच्छा, बोले भाई टैलेंट तो मुझ में, ये वो टैलेंट जो है ज़ाहिर सी बात है, जो आपका आवाज़ का टैलेंट है। मैं चाहूँगी आदिल, आप जो है कुछ आज हमें सुनाएं अपनी आवाज़ में, खूबसूरत सी कोई हम सुना दें कोई कवाली, या फिर जिस तरह से आपने एक आपका जो एक वो जिस पे हासिल है, आप बाइक्स की आवाज़ें निकालते हैं, आप मुख्तलिफ मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकालते हैं, मैं चाहूँगी आप वो आप कुछ करके दिखाएं। चलिए फिर मैं आवाज़ें निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं हैवी बाइक की आवाज़ सुनाऊंगा। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये मतलब मैं देख रही हूँ कि कितनी मेहनत लगती है इसमें, काफ़ी ज़्यादा। सुबह का नाश्ता करके आए थे? क्योंकि नाश्ता के बगैर तो मैं तो जितना बोल बोल के मैं थक जाती हूँ, तो आप तो इतना ज़ाहिर सी बात है, इतनी मेहनत बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती होगी। इसके अलावा गाड़ी की कोई आवाज़ निकाल के दिखाएं। और मुझे एक ट्रक की आवाज़ आती है। अच्छा, दिखाएं, निकाल के हमें बताएं। ये तो मुझे लग रहा है कोई बहुत ही पुराने ज़माने का ट्रक। बजरी की अच्छा, बजरी। बजरी की ट्रक की तो। अच्छा, बजरी की ट्रक की आवाज़ है। अच्छा, वाह भाई, वो जो बड़े बड़े से जो डंपर्स होते हैं ना। अच्छा, ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या आप कर सकते हैं? और मुझे बीट बॉक्सिंग भी आती है। मैं चाहूँगी आप मुझे सुनाएं। वाह, ज़बरदस्त। वाह वाह भाई, और माशाल्लाह, मुझे बहुत ही। पुलिस के हॉर्न की भी आवाज़ आती हाँ, मैं चाहूँगी, ये तो सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगी आप इस पे कुछ करें, दिखाएं, हमें सुनाएं। वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। अच्छा, इसके अलावा और? है। इसके अलावा और स्पोर्ट्स कार की आवाज़ आती है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी ये भी आप सुना दें, आज जो जो आता है ना आप हमें सब सुनाएं। थोड़ी सी इसकी आवाज़ हैवी बाइक की तरह होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वाह, मैं चाहूँगी अब ये तो बोलेंगे भाई ये तो रुक ही नहीं रही है, बोलेंगे मैं चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इतना टैलेंट दिया है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप इनके आज सारा जो टैलेंट है ना, हमारी नाजरीन, हमारी जो आवाम है, वो आज आप इनका देखें कि कितनी कम उम्री में, 10 साल की उम्र एक बहुत ही कम उम्र होती है, और उसमें अल्लाह ने इनको क्या मतलब एक ये भी कुदरती चीज़ है कि अल्लाह ने इनकी आवाज़ में इस तरह का हुनर पैदा किया है कि ये इतनी सारी चीज़ें इस तरह की आवाज़ें निकालने का इनको बूर हासिल है। मैं चाहूँगी कि आप हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। जी, मुझे गाना आता है, साहिल पे खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, सजाद अली का गाना है। जी, शुरू करता हूँ। जी जी, बिल्कुल करें। हम आपको नहीं रोक रहे। साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम, चले
चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ए वादे फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, ए वादे फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ए वादे फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, ए वादे फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। थैंक यू सो मच शारुल, थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़बरदस्त आपने गाना गाया। मैं चाहूँगी आपकी मामा से भी हम कुछ बात करें। जब आदिल जो घर में इस तरह की आवाज़ें निकालते तो कभी आपने इन्हें रोका कि ये तुम ये क्या कर रहे हो, ये किस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हो नहीं, कभी आदिल? तो सर में दर्द कर देते हैं ये, अच्छा। बहुत ज़्यादा करते हैं ये। अच्छा। तो कहती हूँ आदिल बस हो गया, बहुत हो गया वो सब ना। सही। मूड होता है तो सुनती हूँ फिर इनकी आवाज़ें मैं फिर। तो मतलब जिस तरह की इन्होंने बाइक की पहली दफ़ा जब आवाज़ निकाली तो आपने पूछा नहीं कि ये तुमने कहाँ से नहीं, सीखी मैं क्या? तो हैरान रह गई थी कि कज़न का, हमारे कज़न का फैमिली फंक्शन था, शादी थी कज़न की मेरी। तो मेहंदी में अचानक इन्होंने ना वो आवाज़ निकालना शुरू हो गई, सब हैरान हो गए। मैंने कहाँ से सीखी आदिल आपने? तो कहने लगे मामा आप खिड़की में बिठाती है ना मुझे, तो मैं वहाँ पे फ़र्क जॉब से उनकी आवाज़ से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं, और सीखी मैंने। तो बहुत हैरान हुई थी मैं कि इधर फर्स्ट टाइम अच्छा। आवाज़ निकाली थी। सही। तो इनकी पहली वीडियो कहाँ से वायरल हुई थी? हम लोग ये 8 साल के थे तो हम लोग एक गए थे, इनकी खाला की गई थी फनगाला में ना, गरीन ग्लास वर्क का। तो वहाँ पे ऐसी शो था, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा आवाज़ निकाले कुछ भी, तो अचानक चले गए ये। अच्छा। नेशनल एंथम भी अच्छा पढ़ते हैं, नेशनल सॉन्ग्स भी गाते हैं ये। अच्छा, तो चले माशाल्लाह। गए, अब वहाँ पे उन्होंने निकाली फर्स्ट टाइम आवाज़ें गाड़ियों की वगैरह माइक पे ना, तो बहुत हैरान लगे थे हम लोग। आपने सोचा कि मेरे बच्चे में इतना बड़ा टैलेंट है ना, छुपा के रखो तो मुझे पता ही नहीं है। पता है सबने कहा कुछ सीखा है, बच्चे ने कुछ किया है, लेकिन मैं हैरान लगी फर्स्ट टाइम उन्होंने आवाज़ें निकाली थी वहाँ पे ना, तो अच्छा लगा बहुत। और सही। करते रहते हैं घर में, ये एक्टिंग का भी बहुत शौक है इनको, माशा नात भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, इनको स्कूल में माशाल्लाह। सर्टिफिकेट मिले, हर चीज़ में स्कूल में पार्टिसिपेट करते हैं ये। ज़बरदस्त। तो जिस तरह से इनको टीवी चैनल्स ने इनको मतलब अप्रोच किया जी जी। और मतलब बुलाते हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो वायरल रही, तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा किरदार होगा ज़ाहिर है। जो वालदा होते हैं उन्हीं का एक सपोर्ट होगा। इनके वालिद ने कभी इस पे रोका कि नहीं? नहीं, एक्चुअली जब ये 1 साल के थे तो इनके वालिद की डेथ हो गई थी। हम्म। तो मदर में मैं ही हूँ, फादर भी मैं ही अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, I'm so तो sorry। मैंने उनको कहा है कि पहले अपने स्टडीज़ पे फोकस करो अच्छी तरह ना, बाद में हर चीज़ बाद में है, पहले स्टडीज़ है आपकी। सही। तो माशाल्लाह स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं ये, अच्छा अच्छा अच्छा। ये अच्छा पढ़ते हैं बहुत। तो मैं कहा पहले स्टडीज़ है, फिर बाद में हर चीज़ आपकी। सही। तो कहना मानते हैं मेरे ये अच्छे बच्चे हैं ज़बरदस्त बहुत ये। ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद है ज़ेब रहमान, उनसे हम बात करेंगे अंदरूनी सिंध में तालीम कितनी मुतासिर है, और जो ख़वातीन जो हमारी जो नौजवान हैं उनको जो है आगे बढ़ने का मतलब उनको आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। तालीम के हवाले से अगर मैं बात करूँ, उनको तालीम उस तरह की नहीं दिलवाई जाती है कि तुम औरत हो घर में बैठो, तो औरत का काम है सिर्फ घर में बैठ के काम करना, और जो है तुम क्या माशरे में जाके जो है अपना ये टैलेंट दिखाने के लिए। तो ये हमारे जो अंदरूनी सिंध में भी और कराची में भी अभी इस तरह का हो रहा है, तो इस हवाले से हमें कुछ आप बताएं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इनवाइट किया, और ऑब्वियसली जो क्वेश्चन आपने रेज़ किया है मैं समझती हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी यहाँ से एक सोशल वर्क की आ जाती है, लेकिन इसलिए क्योंकि बात ख़वातीन की आपने की, और मेरा ख्याल है अंदरूने सिंध की बात नहीं करते हम, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें तो एक हमने पुराना जो रुझान देखा था कि अब ख़वातीन की तालीम को अहमियत नहीं दी जाती, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि अगर हम ख़वातीन को ज़्यादा तालीम देंगे तो शायद उनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा। मर्दों के शाना बशाना खड़ी होंगी, उनसे आगे बढ़ सकती हैं। एग्जैक्टली। और इस थॉट ने जो है वो हमारे माशरे को अंदर से इतना झंझोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे जो मर्द हजरात हैं, मैं उनके तरफ तो बाद में आऊँगी, हमारी जो ख़वातीन हैं
मैं कहूँगी जो सीनियर ख़वातीन हैं वो खुद नहीं चाहती कि जो यंग जनरेशन है, जो गर्ल्स हैं, वो आगे पढ़ें। मैं आपको रिसेंटली एक वाक़या एक छोटा सा शेयर करती हूँ कि अगर मैं इसको इस मिसाल के तौर पर लेकर चलूँ कि हमारे यहाँ हर किसी को एक डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर बहू बाहर काम ना करे लेकिन घर में गोल डॉक्टर रोटी होनी बनाए। चाहिए, बिल्कुल। एग्जैक्टली तो ये हमारा माइंडसेट है। तो हम चाहते हैं कि तालीम को ठीक है, तालीम की हद तक रखा जाए अगर, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदर देन दैट मैं इसके भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप इसे नेगेटिव एस्पेक्ट पर लेकर जाएं। जैसे कि आपने औरत मार्च के बारे में सुना होगा, औरत मार्च किस हद तक पॉजिटिव थी और किस हद तक नेगेटिव, मेरा ख्याल है आपको, आप और मैं दोनों फीमेल हैं, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम ओवरऑल एक अच्छा माशरा पैदा करने के लिए पहले एक अच्छा माइंड सेट रखें। तरबियत बहुत ज़रूरी है, तालीम से भी पहले। जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ की जिम्मेदारी होता है, लोग ये समझते हैं, लेकिन माँ के साथ साथ वो माशरे की भी जिम्मेदारी है। वो जिस घर में रहता है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसके वालिद से लेकर उसके चाचू, उसकी फूफो, उसकी खाला, उसके दादा, उसके दादी, उसके नाना नानी, इवन उसके जो सिबलिंग्स हैं, एवरीबॉडी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आगे बढ़ें। फिर ख़ास तौर पे अगर वो बच्ची है, निदा आप खुद बेहतर जानती हैं हमारे यहाँ जो बच्चियाँ होती हैं उनको किस तरह डील किया जाता है। और अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ पे तो अबाया, औरत की अहमियत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारे यहाँ हिजाब का एक बड़ा अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट है कि हम हिजाब करवाते हैं छोटी बच्चियों का। अगर वो उसकी डिज़ायर है तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप उसको फोर्सेबल कर रहे हैं तो वो उस चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा घुटन और मशहूर, ये सब बिल्कुल सही बिल्कुल बात है कि आप, ये ज़बरदस्ती है ना, हमारे इस्लाम में भी ज़बरदस्ती तो है नहीं वैसे भी। बिल्कुल। तो तालीम तरबियत से पहले ज़रूरी है कि अगर आप तरबियत दे रहे हैं तो फिर तालीम उस पर असरअंदाज होती है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल इस तरह से कि आपने आपको थ्योरी पढ़ा दी है और अब वो प्रैक्टिकली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो अंदरून सिंध की ख़ास तौर पर अगर बात करें या अंदरून पंजाब की, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा, मुझे ये नेशनल टीवी पर कहता हुआ अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन एक बहुत बड़ा रेशो रेप केसेस का आता है। बिल्कुल। क्या वजह है? माइंडसेट्स। अगर आप उनके माइंडसेट्स अच्छे नहीं बना सकते, अगर आप उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो कहाँ हम इस बात को सोचते हैं या कहाँ हम इसकी डिज़ायर करते हैं कि हमारी जो ख़वातीन है उनको इसलिए भी सिक्योरिटी औरत का कसूर मिलेगी। बताया जाता है कि औरत तैयार होती है, औरत जो है वो इस तरह की ड्रेसिंग करती है, तो इसलिए जो है इस तरह की केसेस में इजाफा हुआ जा रहा है। सिर्फ औरत के ऊपर ही आप ब्लेम करेंगे, आप जो है मर्दों के ऊपर क्यों नहीं, आप उनको क्यों नहीं रोक सकते, उनको क्यों नहीं आप कह सकते कि मर्द गलत करता है, सिर्फ औरत ही गलत होती है हमारे मुआशरे में। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मर्द हमेशा गलत होता है और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हर औरत गलत है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह से कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, मैं ये समझती हूँ कि औरत को हमने इंसान के बजाय प्रोडक्ट बना दिया है। मार्केटिंग की कैटेगरीज के बारे में आप जानती होंगी, हमारे पास अबव द लाइन है, थ्रो द लाइन है, बिलो द लाइन है। मेरा ख्याल है एक और कैटेगरी इंक्लूड कर दें, विमेन। हमने औरत को प्रोडक्ट बनाकर उसे मार्केट करना शुरू कर दिया है। तो जब कोई चीज़ प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आ जाती है तो लोग उसकी तरफ इस्तेमाल की गर्ज से बढ़ते हैं ना। तो अब जो आपने बात की है कपड़ों की, बहुत अच्छा इशारा है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त ज़्यादा हरासा होने वाली ख़वातीन में बाकायदा अबाया ओढ़ी हुई ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है। अंदरून शहर में हमने कोई ऐसी औरत नहीं देखी जो मॉडर्न होती है, लेकिन अफसोस हम एक ऐसी दौड़ का हिस्सा हैं जहां पर रेटिंग ज़रूरी है, लिहाजा हम ये भूल जाते हैं कि वाक़यात कहाँ हुए, उसकी वजह क्या थी, उसकी नौइयत क्या थी, उसको ठीक किस तरह करना है। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि कल वाला वाक़या ज़्यादा रेटिंग का हामिल था, अब जो आने वाला है वो उससे ज़्यादा रेटिंग का होगा, लिहाजा सिर्फ इश्यूज़ को क्रिएट करें, बिल्कुल उन ठीक पर है। काम ना आपने मुझे ये करें। बताया अच्छे कपड़े पहनने के आप उसमें एक मॉडर्न हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा वल्गर हो जाते हैं, क्या क्या मतलब है? अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आप क्या अपने तहजीब से बाहर आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप अपने दायरे में रहते हुए कोई ड्रेसिंग करती हैं तो वो अच्छी ड्रेसिंग कहलाती है। अगर आप अपने दायरे में रहते हुए वो ड्रेसिंग करते हुए भी अपनी बॉडी एक्सपोज करती हैं तो वो ड्रेसिंग अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन एक और बात मैं यहाँ ये कहूँगी कि जिस जगह पर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है वहीं मर्द को नज़र नीचे रखने का भी हुक्म दिया है। हकीकत तो आप अगर किसी औरत को देखकर खुद में एक अलग इनफरादियत महसूस करते हैं तो मेरा ख्याल है आपको अपनी नज़र हटा लेनी चाहिए। लेकिन आप कितने % ऐसे लोगों को जानती हैं कि जो ऐसा करते होंगे? असल में हमने टारगेट किया हुआ है कि ख़वातीन ये बुरी हैं, इनको इसी तरह से रखना है और उसके बाद उनको हम दबाओ, घर में बिठाओ, बिल्कुल उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। बिल्कुल, और उसको भी आप एक तरफ रखें। अगर आप अपनी बेटी को बचपन से ही सिखाते हैं कि बेटा ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, आपने इस तरह काम करना है, आपने यहाँ इस चीज़ को अडॉप्ट करना है, तो क्या वो बेटी अपने दायरे से बाहर निकलेगी?
जब आप नहीं निकलती, जब मैं नहीं निकलती, जब हमारे इर्द गिर्द की ख़वातीन नहीं निकलती, तो वो कौन सी ख़वातीन हैं? आधे सुपर नेचुरल कहाँ से आती हैं? ये सारी बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल इसे ठीक भूल कर कहा बैठे हैं। आपने ज़ेब। आप ये देखें ना, इन औरत में से ही एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है। बिल्कुल। माँ के पैरों तले जन्नत है, अल्लाह ने इतना बड़ा मुकाम दिया, कुछ सोच समझ के दिया है, फिर भी औरत को दबाया जाता है, उसकी तस्लील की जाती है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल इतना बड़ा मुकाम अल्लाह ने कुछ सोच समझ के उन्हें दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इतने बड़े मकाम के लिए हमें इस मकाम को समझने की भी ज़रूरत है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे घर में भी वालिदैन हैं, हमारे घर में भी वालदा हैं, बहनें हैं, हमारे घर में बहू भी आती है। एक बड़ी अजीब सी थॉट है हमारी कि हम बहू को बेटी नहीं समझते, हम बहू को बहू समझते हैं। बिल्कुल, हमारी जो बेटी है जब वो कहीं जाकर बहू बनती है तो ओ माय गॉड इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो जिसको आप लेकर आ रहे हैं आप उसके लिए भी तो यही सोच रहे हैं ना। और दूसरी बात, आपने जो तालीम से ही इसका एक सारा लिंक है, अगर आप बचपन से उसको प्रॉपर तरबियत और तालीम देंगे। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि एक पढ़ी लिखी माँ ही पढ़ा लिखा माशरा बनाती है। तो जब आप माँ को पढ़ने नहीं देते तो आने वाला माशरा पढ़ा लिखा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हकीकत बात है, हमारे यहाँ ख़वातीन का मुकाम कम होता नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे क्यों, क्या वजह इसकी बड़ी रीज़न मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताऊंगी कि ख़वातीन का मकाम तो वही है, लेकिन उस मकाम को समझने वाले लोगों की कमी आती जा रही है, उस तालीम की कमी आती जा रही है, उस तरबियत की कमी आती जा रही है, उस माहौल की कमी आती जा रही है। अगर हम अपने घर के मर्दों को, बिलखुसूस हमारे जो यंग जनरेशन, जस्ट लाइक वी टॉक अबाउट आदिल, अगर हम आदिल को अभी से बताएंगे कि बेटा आपने किसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, तो आई एम श्योर आदिल बड़े होकर सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब इंसान बनेंगे। हकीकत लेकिन अगर अभी से इनकी मदर का सपोर्ट ना हो तो किस तरह आदिल को आगे बढ़ाना आप समझते हैं बिल्कुल। बेहतर लेकिन होगा। हमारे यहाँ जो तालीम जो हासिल की जा रही है, चाहे मैं बात करूँ ख़वातीन या फिर मर्द हजरात की, वो सिर्फ जॉब के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं, उससे शऊर हासिल नहीं कर रहे हैं, उससे तौर तरीके हासिल नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट जो है वो उनके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अगेन डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो डिग्री क्यों हासिल होती है आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि जॉब के की लिए वजह से हासिल की जा रही है। वही बात है कि हम वो प्रैक्टिकल करवा नहीं रहे, हम सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं और वो सिर्फ उसका कुछ रट्टा लगाकर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो एग्ज़ाम्स देने के बाद मेरा ख्याल है सभी भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है। वो सिर्फ इतना याद रखते हैं कि अब हमारी एक जॉब है, हमने ये काम करना है। वो ये नहीं देखते कि हमें पीछे अपनी लाइफ के अंदर उस तालीम की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। और यही वजह है कि औरत का मकाम तो वही है, लेकिन हमें वो बहुत ज़्यादा डाउन महसूस हो रहा है। अब मिसाल ले लेते हैं, मेरी अपनी वालदा की मैं मिसाल लेती हूँ। मैं आज जहाँ भी मौजूद हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से मौजूद हूँ। मेरे घर में मैंने एक बाकिरदार औरत को, एक मजबूत मर्द को देखा है अपने वालिद और वालिदा की सूरत में। अगर आज मैं यहाँ आपके साथ बैठी हूँ, लोगों की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की हैसियत रखती हूँ, तो मेरे पीछे मेरी वालदा और वालिद का हाथ है। मेरे वालिदा और मेरी भी वालिद के जैसे मुझे सपोर्ट है, उनका बिल्कुल। हाथ है, एक अच्छी तरबियत तक है। आज हम इस मकाम पे बैठे, सबसे बड़ी बात मुआशरे से अपने आप को बचा के, उनका एतबार है कि वो उन्होंने हमें इस चीज़ की परमिशन दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही नदा, और यही सबसे बड़ी खूबी है। अगर वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं तो क्या हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए रोल मॉडल नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। एक अच्छा घर बनने के लिए औरत को किन किन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए? ठीक है, सबसे बनाने के लिए बिल्कुल ठीक, एक अच्छा घर आपने कहा। जी। अब मैं ये भी बता दूं कि इमारत सिर्फ इमारत है, मकान है, घर बनाने वाली खातून ही होती हैं, क्योंकि उमूर खानादारी भी औरत के ही ज़िम्मे है। अब अगर वो उस उमूर खानादारी से बाहर निकल कर उन तमाम कामों को अच्छी तरह खुश असलूबी से पूरा करके अगर वो औरत बाहर के मामलात संभाल सकती है तो मेरी नज़र में शी इज़ एन ऑल राउंडर। अगर वो काम भी करती हैं, अगर वो घर भी संभालती हैं, तो ऐसी ख़वातीन को तो मैं समझती हूँ कि हमारे लिए अज़मत का पैकर है, हमारे लिए हमारा फ़ख्र है, हमारी शान है। अब घर को मजबूत, मुस्तहकम और ख़ूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी, जब हम भी बाहर निकलते हैं, आप भी जब बाहर निकलती हैं, जब आप अपने घर जाती हैं तो आपके भी सर में दर्द होता होगा, आप भी परेशान होती होंगी। घर जाते ही अगर आपको बहुत सारी शिकायत सुनने को मिल जाएं तो आपको क्या फ़ील होता है? एक स्ट्रेस में आ जाता है, अजीब सा होने लगता है कि पहले अपने मुआशरे की इतनी बातें सुनते हुए अब घर में जब दाखिल होते हैं तो फिर एक वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जब हमारे घर में काम करने वाला शख्स, चाहे वो मर्द है चाहे वो कोई औरत है, जब वो अपने घर वापस आती है तो हम कम से कम एक मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल करें, ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करें। जब उसका माइंड फ्रेश हो जाए तब अपने घर के मसाइल उससे डिस्कस करें, तब उससे उन सवालों का हल मांगे, ना कि उन सवालों की बौछार करके हम ये सोचें कि बस मैंने तो
सारा दिन बर्दाश्त कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। हमारे यहाँ का जो ये माइंडसेट है ना, जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा उस दिन घर में एक जहनी सुकून आ जाएगा, और जहाँ जहनी सुकून आ जाता है वहाँ चीज़ें खुद ब खुद सही होने लगती हैं। दूसरी चीज़ आपके घर में अगेन मैं कहूँगी तालीम की अहमियत। तालीम के साथ साथ मैं कहूँगी मज़हब से दूरी एक बहुत बड़ी वजह है, बहुत ज़्यादा बड़ी वजह। बल्कि इसे मैं अगर यूँ कहूँ कि हमारे मज़हब को इस वक्त हमने अपने हिसाब से एक खेल बना लिया है। जो चीज़ हमारे अपने फेवर में हमें लगती है हम उसको फॉलो करते हैं। जिस तरह 4 शादियों का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा इन है, उसके अलावा जो हमें अपने फेवर में नहीं लगती हम उस पर कहते हैं कि दकियानूसी बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है आपने। पाकिस्तानी ड्रामों में तलाक का रेशो काफ़ी ज़्यादा दिखाया जा रहा है जिस तरह से आपको पता है, तो क्या आपको लगता है कि यही सबसे इन ड्रामों का ही सबब बनता है कि पाकिस्तान में जो है तलाक जो है वो काफ़ी उसका भी रेशो बढ़ता जा रहा है जिस तरह से ड्रामों में आप देख रहे हैं? बिल्कुल। इसकी एक और वजह मैं ये बताऊंगी कि जो हमारे यहाँ तरबियत, मैंने जो शुरू से मैं एक बात को पकड़ के बैठी हुई हूँ कि तालीम और तरबियत ज़रूरी है। जब हमारी ख़वातीन अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को ये समझाएंगी कि बेटा अब आप जिस घर में जा रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको उसे अपने अकॉर्डिंग बनाना है, और अगर आप हर मुमकिन कोशिश करके भी थक जाती हैं तो एक हद तक बर्दाश्त करें, और अगर आप नहीं कर सकती तो आपको ये हक़ है फिर आपको ये इंतहाई कदम उठाएं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पर ही हम कहते हैं बस अब नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, इस तरह तो होता ही नहीं है, मेरे घर में मेरे साथ इस तरह नहीं होता था। तो इन चीज़ों को सबसे पहले रोकना। दूसरा आपने कहा ड्रामों में, तो ड्रामाज की मैं बात करती हूँ, अनफॉर्चुनेटली अगेन पॉइंट इज़ रेटिंग। हम कहते हैं कि हमारा ड्रामा ज़्यादा देखा जाए। अब एक आप मुझे ये बताइएगा, हफ्ते में एक बार आने वाली एपिसोड 30 से 35 एपिसोड हैं, 2 से 3 महीने तक इंसान उसी नेगेटिविटी में चलता रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रामा देखकर अपने घर में और अपनी सिचुएशन को संभाल रहे होते हैं। बहुत सारी लड़कियां उन सिचुएशन से गुजर रही होती हैं, जब वो ड्रामाज में देखती हैं कि अच्छा ये कर रही है तो हमें भी ये यही ठीक करना है, चाहिए। मैंने यही करना है। जब एंड में जाकर आप एक अच्छी स्टोरी दे रहे हैं, अगर हम ये बात किसी राइटर से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी मैंने तो ड्रामा में ज़माने की अक्कासी की है। तो आप ज़माने की अक्कासी करते करते एक नया ज़माना तो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब आप मुझे बताइए आखिरी एपिसोड में उसे अपने जिस कदम पर कहते हैं कि नदामत होती है, नादानी समझी जाती है, आप वो आखिरी एपिसोड का ज़्यादा असर लेंगे या वो जो पिछले 3 महीने से आप उनको नेगेटिव बना रहे थे उसका ज़्यादा असर लेंगे? ठीक है, ये एक अच्छा इशू है, आप उसको क्रिएट करते हुए अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी ज़्यादा आप नेगेटिविटी दिखाएंगे, अब हम इसमें अगर ये देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जाता है, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठ कर पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं देख सकते, बट टू बी ऑनेस्ट जब मैं अपनी फैमिली के साथ बैठती हूँ तो मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि शायद मैंने कोई एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है लड़की होकर। तो जो लिखने वाली हैं, बिलखुसूस मैं कहती हूँ इनकी जो लैंग्वेज होती है, इनकी जो ज़बान होती है, इनके जो रिलेशंस दिखाए जा रहे होते हैं, आपस में लड़ना झगड़ना, एक औरत के घर को ख़राब करने वाली औरत ही होती है, मर्द बेचारे के पास तो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ज़ेब, थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया। आदिल और उनकी मामा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में टाइम दिया। जाते जाते मैं चाहूँगी कि आदिल आपको छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत छोटे से हमारे जो अभी नए बच्चे उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं ऑनरमेंट कराची फेस्टिवल का कहना चाहता हूँ कि उनकी जो सीईओ है, मैं मोहल अदनान नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही मैं आगे जा रहा हूँ। अगर मैं उनके शो में नहीं जाता तो मैं इतना आगे भी नहीं जाता। थैंक यू सो मच। ज़ेब आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपने जिस कॉज के लिए मुझे आज बुलाया, कोशिश की है उसके साथ इंसाफ करने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। K21 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी अच्छी काविश करते हैं, अच्छे टॉपिक लेकर आते हैं। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अपने घर को खूबसूरत बनाएं, अपनी तरबियत, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी रखें, माशा खुद ब खुद सुधर जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम उम्मीद करते हो आप लोग को अच्छा लगा हो। फीडबैक देना ना भूलिएगा। मैंने आपको जैसे कहा कि आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, उधर भी अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप हमें जो है फीडबैक दे सकते हैं। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, दे नहीं सकते देना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपका फीडबैक के इंतज़ार करती हूँ, उस फीडबैक का मैं मुंतज़िर रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम आप लोग को अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।